ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो लोग बोलना जानते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको बोलना आता ही नहीं है। अब बोलने से मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हो, सामने वाले के समझ में आ रही है तो आपको बोलना आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोलना कैसे सीखा जाता है। अगर आप अपने जीवन में एक बार बोलना सीख गए तो उसके बाद कामयाबी खुद आपके पास चलकर आएगी और आपके जो भी काम हैं वो जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लैब लर्निंग। बोलने का मतलब ये होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपके पास बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, आपसे लड़ने के मूड में है, किसी भी कीमत पर वो रुकने वाला नहीं है। फिर भी आप उसे कुछ ऐसा बोल दें कि उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और वो आपसे बात करने लग जाए और थोड़ी देर बाद वो आपकी बातों में ही हाँ में हाँ मिलाने लग जाए। इसे कहते हैं बोलना। बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको बोलना आता है। बोलना सीखने का सबसे आसान तरीका है कॉल सेंटर। आपने देखा होगा कॉल सेंटर का मतलब होता है कस्टमर केयर। जब भी आपका फोन में कोई दिक्कत होती है, आपका नेटवर्क नहीं आता या आपके सिम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो वहां पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं कंप्यूटर के सामने जो चेक करके आपको आपकी समस्या का हल बताते हैं। उन्हीं को बोलते हैं कॉल सेंटर। ऐसे कॉल सेंटर हमारे देश में नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा हैं। ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हर बड़े बड़े शहर जैसे नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव और आपका बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, मद्रास, बेंगलोर, इन सभी सिटियों में बहुत ज्यादा कॉल सेंटर हैं। कॉल सेंटर बहुत तरह के होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मीन्स है जो लोग इंडिया के अंदर ही लोगों से बात करते हैं, और इंटरनेशनल का मतलब है जो विदेश के लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर बोलना सिखाया जाता है एक्चुअली में। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी उम्र अभी 30 साल से कम है, क्योंकि वो 30 साल से ज्यादा बड़े लोगों को भर्ती नहीं करते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो एक बार आप बोलना सीखने के लिए कॉल सेंटर के अंदर ज्वाइनिंग कीजिए, यानी जॉब कर लीजिए। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, आप इंटर पास होने चाहिए। केवल इंटर पास अगर आप हैं और 2-4 कॉल सेंटर की कंपनियों में आप इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पर कुछ लोग मिल जाते हैं जो उन कंपनियों में काम करते हैं, वो रेफरेंस के तौर पर आपका उसमें सिलेक्शन करवा देते हैं, क्योंकि किसी का भी रेफरेंस देने पर वहां जॉब करने वाले व्यक्ति को भी पैसा मिलता है। इसीलिए वो आपको इंटरव्यू कैसे पास करना है उसकी ट्रिक बता देंगे और उनके रेफरेंस से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। 15 दिन से लेके 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में वो लोग केवल आपको बोलना ही सिखाते हैं। मैंने ये दोनों ट्रेनिंग ले रखी है, एक इनबाउंड की और आउटबाउंड की। मैंने नोएडा में कॉल सेंटर के अंदर भी जॉब किया है और मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं बोलना सीख जाऊं। और मैंने इनबाउंड में भी किया। इनबाउंड का मतलब होता है जिसमें कस्टमर हमारे पास फोन करता है और हम उसे जवाब देते हैं। आउटबाउंड का मतलब होता है कि हम कस्टमर के पास फोन करते हैं और उसको अपनी सर्विस के बारे में जानकारी देते हैं। दोनों की ही ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से होती है और दोनों में ही आपको अच्छे से सिखाया जाता है कि कैसे सामने वाले व्यक्ति से आपको अपनी बात को मनवाना है। जब आप किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को मनवाना सीख जाएंगे, फिर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में हाँ मिलाएगा और आपके काम को वो जरूर कर देगा। इसी को कहते हैं बोलना। अब मैं एक तरीका आपको बताता हूं। जैसे आप इनबाउंड में हैं, वहां पर आपका सीनियर आपको ट्रेनिंग देगा, जो ट्रेनर होगा, स्पेशल ट्रेनर होते हैं जो क्लास लेते हैं। बच्चों का बैच चलता है 20-20, 30-30, 40-40 बच्चों का, यानी जो लोग उसमें ज्वाइन किए हुए होते हैं उनका। तो वहां पर वो ट्रेनिंग देता है, आपको सारी चीजें बताएगा, सारी सिचुएशन बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसे आपसे बात करने वाला है। मान के चलो आपने आज 500 रुपए का रिचार्ज कराया है और आप मोबाइल के कस्टमर केयर में हैं, और एक कस्टमर है उसने 500 रुपए का रिचार्ज कराया है और उसने थोड़ी देर बाद अपने मोबाइल को देखा कि आपने किसी सर्विस के नाम पर उसका 450 रुपए काट लिया। अब उसके फोन में केवल 50 रुपए बचे हैं। जैसे ही वो देखेगा अपनी बैलेंस वैलिडिटी तो उसको बहुत तेज गुस्सा आएगा
उसको ऐसा लगेगा कि सिम को तोड़ के फेंक दूं, इस मोबाइल कंपनी को बंद करवा दूं, यानी कुछ भी सोच सकता है वो। अब उसे कुछ नहीं सूझेगा, बोलेगा डायरेक्ट कस्टमर केयर को फोन करो। अब उसने बहुत बड़े गुस्से में आपको फोन किया, समझ लो कि उसके पिछवाड़े पर किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। अब वो आग आपको बुझानी है, कस्टमर इतने गुस्से में है। आपके पास उसका कॉल आया, सीधा कस्टमर बोलेगा क्यों पागल बनाते हो, गाली देगा, मेरे इतने पैसे काट दिए, और वो आपकी माँ बहन सब कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका फोन रख दें या फिर आप भी उसे गाली देने लग जाएं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिखाया जाता है कि हमारा काम है पहले उसकी जो पिछवाड़े में आग लगी हुई है उसको पानी डालकर शांत करना। तो हम उससे कहेंगे सॉरी सर, आपके साथ अगर कोई असुविधा हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी मैं पूरी सहायता करूंगा। आप मुझे पहले अपनी समस्या बताइए, जब तक आप मुझे अपनी समस्या नहीं बताएंगे तब तक मैं आपकी कैसे सहायता कर पाऊंगा। सामने वाला गाली दे रहा है, आपको दबा के दे रहा है, माँ बहन कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको गाली देनी है, क्योंकि आपको तो पता है उसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है। अब उसको कितनी जलन हो रही होगी तो मुंह से गाली ही निकलेगी, अमृत बरसने वाला नहीं है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पिछवाड़े में आग नहीं लगी है। हम तो आराम से एसी के अंदर बैठे हुए हैं और हमें सामने वाले से बात करने का पैसा मिल रहा है, तो हमें बात करने में क्या हर्ज है। और उसकी समस्या है भाई, उसे दर्द हो रहा है, तो वो तो गाली देगा ही देगा। बस हमें जब तक उसे शांत करना है जब तक वो आपकी बात ना सुनने लग जाए। उससे बार बार यही कहना है सॉरी सर, अगर आपको कोई असुविधा हुई है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, आप मुझे अपनी समस्या बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अब उसने समस्या बता दी कि मैंने 500 रुपये का रिचार्ज कराया था और मेरा जो है पैसा काट लिया है, 450 रुपये, केवल 50 रुपये बचा है। फिर उससे वही बोलना है कोई बात नहीं सर, मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा और आपको यहाँ से बेस्ट जो भी सॉल्यूशन बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। अब समझ लो आपके हाथ में है पैसा, लीगली या इलीगली कैसे भी कटा है। अगर आपको लगता है कि इसका पैसा वाकई कट गया है, इसकी गलती नहीं है इसमें, तो फिर हम उसके लिए कंप्लेंट डाल देते हैं या फिर उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि उसका पैसा जानबूझ के उसकी वजह से कटा है, तो फिर हम उसे समझा देंगे सर आपने ये सर्विस ली है, इस वजह से ये पैसा कटा है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, अगर आपका कभी पैसा कट जाए तो कस्टमर केयर के सामने समझ लो मूर्ख बन जाना, बिल्कुल मूर्ख समझ लो। उसने कहा कि तुमने एक नेट की कोई सर्विस ले ली, आप उससे बस ऐसे सवाल करना कि ये होता क्या है, ये कैसे चलता है, क्या काम करता है। यानी जो कस्टमर केयर वाला है उसके समझ में ये बात आ जाए कि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, जिस चीज का आपको पैसा कटा है, तो वो आपके पैसे रिफंड कर देगा। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं मुझसे तो गलती से दब गया था और मैं इसे अभी यूज नहीं करना चाहता, इसे बंद कर दो, तो फिर वो आपके पैसे वापस नहीं करेगा। तो ये हुआ इनबाउंड का। यहाँ पर एक अकेला उदाहरण मैंने दिया है, जबकि ट्रेनिंग पूरे 1 महीने की होती है। उसमें बारीक से बारीक चीजें आपको समझाई जाती हैं कि सामने वाले से किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे उसे हैंडल करना है। अब बात आती है आउटबाउंड की। मान के चलो कि आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आउटबाउंड में हम कस्टमर को कोई सर्विस देते हैं। जैसे मान के चलो आप बैंक के कस्टमर केयर में हैं, आपको किसी को कार लोन देनी है या क्रेडिट कार्ड देना है, तो आपको उसके पास कॉल करना पड़ेगा। आपको कंपनी डाटा देती है, आपने कॉल लगाया और कस्टमर ने कॉल पिक कर लिया। आप कस्टमर को सीधा बोल रहे हैं कि सर आपके लिए हमारी बैंक की तरफ से एक खास ऑफर है, आपके लिए एक कार लोन का ऑफर आया हुआ है, आप एक बार ये पूरी स्कीम जानेंगे तो आपको इसमें अच्छे बेनिफिट हो जाएंगे। अब कस्टमर कह रहा है नहीं मुझे कोई लोन वोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर उसको फिर और लालच देना है कि सर एक बार ऑफर जान तो लीजिए, ये स्पेशल लोगों के लिए ही आता है जिसमें आपका नंबर सिलेक्ट किया गया है। अगर आप ये ऑफर लेते हैं तो इसमें आपको 5 साल तक या 10 साल तक हमारी बैंक की तरफ से सिक्योरिटी भी मिलेगी। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका लोन का जो पैसा है वो भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं,
लोन के साथ एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस होता है। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसकी लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी भर देती है, उसको नहीं भरना पड़ता। तो इस तरीके से उसे लाइन पर लाना है बात करने के लिए। फिर उससे एक एक चीज पूछनी है, सर आप जो कार लेना चाहते हैं वो कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं, क्या रेंज की कार आप सोच रहे हैं। कहता नहीं मैंने नहीं सोचा अभी तक। तो फिर उसका प्रोफेशन पूछना है कि सर अभी आप क्या करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर कोई आपका बिजनेस है। तो फिर उसके अनुसार उसको बताना है कि सर इस तरीके का प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें हमारी EMI इतने की पड़ेगी, इसमें लोन इंटरेस्ट इतना है और इतने साल तक आपको भरना है, और इसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाती है 2-4 EMI आप नहीं भर पाते हैं तो उसके लिए भी हम जो पेनल्टी है वो वेवर कर देंगे। ये ऐसे ही उसमें क्रेडिट कार्ड में होता है। हम उसको बताएंगे कि सर ये एनुअल फ्री है, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके नीचे भी बहुत सी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो कस्टमर को नहीं बताई जाती। जिस समय पर कस्टमर अपना फॉर्म भरता है उस समय वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती हैं, कस्टमर उस पर साइन कर देता है। जब कस्टमर फंसता है तब कोर्ट में वो कंपनी बताती है कि देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपने सब पर साइन किया है। तो ये सारी चीजें कस्टमर को फंसा देती हैं। तो कोई भी काम करने से पहले कस्टमर केयर वाले जो होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं। उनसे बचने के लिए एक एक चीज को बारीकी से आपको समझना है, तभी आपको कोई सर्विस लेनी है और उसके डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से पढ़ने के बाद ही साइन करना है। अब मान के चलिए एक बार क्या हुआ, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ऐड होते हैं जिन्हें देखते ही पता चलता है कि ये बिल्कुल फर्जी है। एक बार मैं और मेरा एक मित्र कॉलेज से आ रहे थे। हम जब डिग्री कॉलेज में ही थे तो उस समय पर एक बोर्ड लगा हुआ था एक लट्ठे पर, और वहां पर एक इंग्लिश स्पीकिंग का सेंटर था। उस पर लिखा हुआ था मात्र 30 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। मेरा दोस्त बोला मुझसे, देख कैसे बेवकूफ बनाते हैं, पता कोई 30 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। मैंने बोर्ड को देखा, मैंने कि हाँ सीख जाएगा, क्यों नहीं सीखेगा। बोला चलो तो ठीक है, मैं आज ही ज्वाइन करता हूँ और देखता हूँ कल तक सीख भी जाऊंगा। अब इसमें बोर्ड लगाने वाले की कमी नहीं है, कमी उस पढ़ने वाले व्यक्ति की है, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आ रहा। उस पर लिखा क्या है, उस पर लिखा है 30 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। उस पर यह कहीं भी नहीं लिखा है कि 2 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें। इस बात को ध्यान से समझना, जो चीज लिखी हुई है उसी को समझिए, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइए। जब उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि मात्र 30 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। उसने 30 घंटे लिखा है। अब उसका प्रोसेस समझिए, उसमें 30 मिनट का रोज क्लास होता है और 1 महीने में 20 दिन क्लास होती है। तो यानी आपको आधे घंटे रोज उसके यहाँ पढ़ने जाना है और महीने में 20 दिन जाना है। तो 1 महीने में कितने घंटे होंगे, 10 घंटे। तो 30 घंटे पूरे करने के लिए आपको कितने महीने जाना पड़ेगा, 3 महीने, यानी 90 दिन का वो कोर्स है। अगर 90 दिन तक आप लगातार उसके यहाँ पढ़ते हैं 30 मिनट रोज और 4 घंटे रोज अपने घर पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी डेली की पढ़ाई होगी 4.5 घंटे। वो अपने यहाँ पढ़ाए हुए 30 मिनट को ही उसमें लिख रहा है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो उसने उसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो आपको अपने घर पर कहीं भी करना है, वो आपका काम है। तो इस तरीके से पूरे 90 दिन में आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। उसके बाद उसने जब ये बात मैंने समझा दी तो उसने दूसरा सवाल दाग दिया। बोला तो क्या मैं ये 90 दिन इससे यहाँ ट्रेनिंग कर लूंगा तो क्या अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी अच्छे से सीख जाऊंगा। अब उस बोर्ड पर जब कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाएगा, तो फिर आप कैसे सीख सकते हैं। उस बोर्ड पर सिंपल लिखा है मात्र 30 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। उस पर यह कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अंग्रेजी लिखना और पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी लिखना और पढ़ना भी आए। आपने देखा होगा 4-5 साल का बच्चा बोलने लग जाता है और फर्राटेदार बोलता है। अगर वो अंग्रेज का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलेगा, अगर हिंदी बोलने वाला बच्चा है, परिवार का बच्चा है तो हिंदी बोलेगा, मराठी बोलने वाले परिवार का बच्चा है तो मराठी बोलेगा, और गुजराती बोलने वाले घर का बच्चा है तो गुजराती बोलेगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी या जो कोई भी भाषा है उसे बोल रहा है तो उसको लिखना और पढ़ना भी आता हो। तो इन सारी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। समझदारी उसी में है, जितना सामने दिख रहा है उसी को समझिए। अगर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के समझेंगे तो फिर फंस जाएंगे। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भी सिखाए। वो केवल आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएगा, और अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी लिखना और पढ़ना भी आए। बहुत से लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, हमारे देश के होते हैं, बिल्कुल उन्हें हिंदी भी पढ़ना नहीं आता, और वो लोग किसी के साथ विदेश चले जाते हैं और वहां पर लेबर का काम करते हैं, झाड़ू पोंछा या लोडिंग का काम करते हैं, यानी मजदूरी का काम करते हैं। और अगर वो 1-2 साल किसी अंग्रेजी देश में काम करके घर वापस आते हैं तो वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि उनको ना अंग्रेजी लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है, और जहां तक कि उन्हें हिंदी लिखना और पढ़ना तक नहीं आता। तो मेरा इस वीडियो से तात्पर्य यही था कि हम जब तक किसी चीज की अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को कितने भी बड़ा 30 मार का समझें, हम समझें कि हम सर्वगुण ज्ञापी हैं, तो ऐसा समझने से हम सर्वगुण ज्ञापी नहीं हो सकते हैं जब तक कि वो गुण हमारे अंदर दूसरे लोगों को दिखाई ना दे। अगर मेरे अंदर बोलने की कला है तो बहुत से लोगों को मेरे बारे में पता होगा कि मैं बोलना जानता हूं। अगर आपके अंदर बोलने की कला नहीं है तो आपके बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप अच्छे से बोल सकते हैं। जब भी आपके यहाँ पर कोई बड़ा समारोह होगा, कोई स्टेज पर प्रोग्राम होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा नहीं करेगा। स्टेज पर बोलने के लिए खड़ा उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसको बोलना आता हो, क्योंकि आपके सामने हजारों लोग बैठे होते हैं और वो आपकी आंखों की तरफ देख रहे होते हैं। जब स्टेज पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है पहली बार और सामने जब हजारों व्यक्ति होते हैं और वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं, तो अच्छे लोगों का मुंह निकल जाता है, घबरा जाता है। तो इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति को बोलना आता है उसके सामने हजारों क्या लाखों लोग आ जाए फिर भी वो फर्राटे से बोलता है, बिना डरे और बिना रुके। जिस दिन आपको बिना डरे और बिना रुके बोलना आ जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी बातों से संतुष्ट कर पाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा, समझ लेना कि आपको बोलना आ गया। आपका कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, किसी भी अधिकारी से जब आप बिना उसे रिश्वत दिए करवाने लग जाएं, तो समझ लो कि आपको बोलना आ गया बस। और बोलने की कला सबसे महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बोलना सीख लिया, समझ लो उसे स्वयं ब्रह्मा भी अमीर बनने से नहीं रोक सकते हैं। आपने नेताओं को देखा होगा, अंगूठा छाप होते हैं, दुनिया भर के उन्होंने क्राइम किए होते हैं, 1 नंबर के ये गुंडा मवाली होते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन इन लोगों ने बोलना सीख लिया होता है और ये जनता को बोल बोल कर ही उनसे वोट ले लेते हैं, और फिर जनता के द्वारा खून पसीने से जो कमाया हुआ पैसा है उसी से अपनी तिजोरियां भरते हैं। जनता को लगता है कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। सरकार जनता के लिए कभी कुछ नहीं करती, हमेशा जनता सरकार के लिए बहुत कुछ करती है। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से ज्यादातर पैसा बड़े बड़े नेताओं की जेबों में जाता है। हमारी कमाई का पैसा, आपकी कमाई का पैसा, एक गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर जो व्यक्ति है, वो अपना पेट भरने के लिए जो पैसा कमाता है उसमें से भी सरकार के पास पैसा जाता है। लेकिन गरीबों को ऐसा लगता है कि हम तो टैक्स भरते ही नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। चलो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसने 10,000 रुपये कमाया, तो वो 10,000 रुपये का करेगा क्या? खाना खाएगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा या बिस्कुट खरीदेगा, कुछ तो लेगा। तो हर चीज पर सरकार ने एक टैक्स लगाया हुआ है, चाहे वो दारू पिएगा। जैसे मान के चलो खाने पीने की चीजों पर किसी पर 5% टैक्स है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है, किसी पर 28% है। जैसे पेट्रोल पर समथिंग 60% है। अगर आप दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं तो उस पर लगभग 85% तक टैक्स है। यानी 100 रुपए की अगर आप दारू खरीदते हैं तो उसमें से 85 रुपए सरकार को जाएगा और 15 रुपए की ही आपको दारू मिलेगी।
इसीलिए आपको एक अच्छे ब्रांड की बोतल जो 80-90 रुपए की होती है वो 700-800 रुपए में जाकर आपको मिलती है। तो इसका एक एवरेज कैलकुलेशन निकलता है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपनी कमाई का 30% पैसा सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं उससे कोई ना कोई सामान ही खरीदेंगे। जब हम सामान खरीदेंगे तो उस सामान का जो रेट होता है उसके अंदर सरकार का हिस्सा पहले से ही फिक्स होता है। जैसे मान के चलो आपने एक 10,000 रुपए का टीवी खरीदा, तो उस टीवी पे 28% का जीएसटी है, यानी 2,800 रुपए तो सरकार को जाएगा। ऊपर से 2% उस पर सेस वगैरह चार्ज लग जाएगा, तो टोटल हो गया 30%। यानी 10,000 का जो टीवी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें से 3,000 रुपए सरकार को जाएगा, तो टीवी का जो अब कीमत बचा वो बचा 7,000 रुपए। उस 7,000 रुपए में कम से कम 10 से 20% उसका डीलर का, कंपनी का और सभी का प्रॉफिट होता है। उसको आप मान के चलो कि वो 20% यानी 2,000 रुपए है, तो 2,000 रुपये उन लोगों का प्रॉफिट चला जाएगा। अब जो टीवी का एक्चुअल जो कीमत है वो 5,000 रुपये है, यानी 5,000 रुपये का जो आपने टीवी खरीदा है उसके लिए आपने 10,000 रुपये दिए हैं। और जो लोग अमीर कैटेगरी में आते हैं जिन्हें टैक्स भरना पड़ता है 30%, 35%, तो ऐसे लोगों की कमाई का 50 से 60% पैसा सरकार के पास जाता है। बाकी के 30 से 40 या 50% पैसे में वो अपना खर्चा चलाते हैं, क्योंकि 30% तो इनकम टैक्स ही चला जाता है, 15% उसके ऊपर सरचार्ज चला जाता है, और लगभग ऑन एवरेज 30 से 33% पैसा जो हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, दाल, चावल, चीनी, आटा, माचिस, बिस्कुट, नमकीन, बीड़ी, सिगरेट, दारू, पेट्रोल, कुछ भी, उस पर लगभग 30 से 33% पैसा सरकार को जाता है। तो 30% हमने डायरेक्ट इनकम टैक्स दे दिया, और 30 से 35% पैसा जो बचा हुआ पैसा है उसमें से हमने सामान खरीदा तो उस पर दोबारा से हमने टैक्स दे दिया। तो इस तरीके से 30-35% पहले चला गया। बाकी के 30% को हम कैलकुलेट करेंगे तो 15% बनेगा, तो 35 और 15% हो गया 50%, यानी आधा पैसा सरकार के पास चला गया और आधे पैसे से ही हमने सामान खरीदा है। और वो पूरा पैसा जो सरकार के पास इकट्ठा होता है, मान के चलो सरकार के पास 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, सरकार ने किसी रोड को बनवाना है 100 करोड़ रुपए में, तो उसमें से 50 करोड़ रुपए तो नेताओं को चला जाएगा रिश्वत के रूप में, क्योंकि उन्होंने उस रोड को बनवाने के लिए जो ऐलान किया है उसकी भी तो फीस जाएगी ना। उसमें से 50% पैसा उन नेता, विधायक जितने भी होते हैं, मंत्री संतरी, सबके पास चला जाएगा। बचा हुआ 50% पैसे में से 25% पैसा जो उस रोड को बनवाएगा वो ठेकेदार, फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर, फिर उस जिले का डीएम, फीएम, ये सभी लोग उसमें अपना अपना हिस्सा रखते हैं। तो 15 से 20% पैसा होता है जो रोड के काम में लगेगा, यानी 100 करोड़ रुपए आया है तो उसमें से 15 से 20 करोड़ रुपए ही उस रोड में लगेगा, और जबकि पास होगा पूरा 100 करोड़ रुपए। यही कारण है कि रोड 2-3 साल में ही टूट जाता है, क्योंकि उसमें 100 करोड़ की लागत नहीं लगी है, उसमें लागत तो 15-20 करोड़ रुपए की लगी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो समझदारी इसी में है। देखो, सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम कोई भी सामान खरीदेंगे टैक्स जाएगा। इसीलिए हमें अपनी इनकम बढ़ानी है और टैक्स भी देना है। पूरा नहीं तो कम से कम 10-15% पैसा तो देश के काम में आ ही रहा है। बाकी तो नेताओं को अरबपति खरबपति बनने से ना तो हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जगह जगह पर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते। और गरीब के पास पैसा होता नहीं है, इसीलिए गरीब और ज्यादा फिसता है, क्योंकि पैसे वालों के काम कुछ फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन गरीब का काम कभी फ्री नहीं होता। उसका कारण है सबसे बड़ा, गरीब कभी गरीब का साथ नहीं देता, गरीब कभी गरीब के साथ काम नहीं करेगा। गरीबों को भी आदत पड़ जाती है अमीरों के तलवे चाटने की, इसीलिए वो अपने भाई बंधुओं का साथ नहीं देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ काम करने से मेरा स्टेटस कम हो जाएगा, और इसीलिए वो बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, और गरीब कभी एक साथ मिलके काम नहीं करते। इनके अंदर अपना अपना करने की बड़ी बुरी आदत होती है, जो भी हो बस मेरा हो, और ये अपने अपने की आदत गरीबों को जीवन भर गरीब ही बनाए रखती है। अगर एक बार सभी गरीब एक मिलकर एक साथ काम करने लग जाएं, तो कोई भी गरीब कभी गरीब नहीं रहेगा। और सरकार के भरोसे जो लोग रहते हैं
उनका कभी कुछ होने वाला नहीं है। सरकार आपको ना तो काम देगी, ना धंधा देगी, ना नौकरी देगी। सरकार आपको फ्री में राशन देगी, बस उससे अपना पेट भरते रहो और सरकार को वोट देते रहो। जनता को बस वही चाहिए और किसी चीज की जरूरत भी नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।